मित्रों नमस्कार। आज की बातचीत में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा। आप सभी को शुभ दीपावली। मैं हूँ व्यास जी। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की जाति जनगणना या जाति सर्वेक्षण में भी छूट गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। वैसे देश भर में इस सर्वेक्षण की बड़ी धूम मची हुई है। इसके पक्ष में ही अधिकांश बातें आ रही हैं और आनी भी चाहिए, क्योंकि इसने एक तरीके से हमारे बिहारी समाज का और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारतीय समाज का भी एक तरह से एक्सरे हुआ है और पता चला है कि विषमता की स्थिति क्या है। और उस विषमता को देखते हुए जो विषमता सामाजिक आर्थिक दोनों मोर्चों पर दिखाई पड़ रही है, उसके लिए सरकारों को क्या करना चाहिए। मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कुछ ऐसे बिंदुओं पर जो मेरे दृष्टिकोण से इस सर्वेक्षण के बावजूद छूट गए बिंदु हैं और ये देश के लिए और समाज के लिए और बिहार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु मैं मानूंगा। कल धनतेरस का त्यौहार मनाया गया। बाजारों में काफ़ी रौनक रही। इतनी भीड़ की आप चल नहीं सकते, गाड़ियां तो जा ही नहीं सकती थी, लेकिन जो लोग गाड़ियों पर थे उन्हें बड़ी मुश्किल से दुकानों तक पहुंचने का अवसर मिलता था। सुबह से ही आपके पास भी आया होगा, मेरे पास ही मित्रों ने धनतेरस की शुभकामनाएं भेजनी शुरू कर दी। हम तो हर साल विद्यार्थी जीवन से ही धनतेरस के दिन परंपरा जो बनी हुई है, जो संस्कार बने हुए हैं, एक चम्मच वगैरह खरीद लेते हैं ताकि माता जी ने कहा था जब वो मैं पढ़ने के लिए जा रहा था, और तभी से यही है कि कुछ चम्मच कटोरी टाइप खरीद लिया जाता है। कल भी हमने चम्मच कटोरी टाइप खरीदा। लेकिन आज मैंने जब सुबह अखबार खोले तो जिस शहर में मैं रह रहा हूँ, पटना में, उस शहर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण खबर ने मेरा ध्यान खींचा, जो मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ। आप इस खबर को देख रहे होंगे। इस खबर के अनुसार पटना में 2000 करोड़ की धन वर्षा हुई है। हालांकि इस खबर से पता नहीं चलता कि ये वर्षा किस बादल से हुई है, किन बादलों से हुई है, लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि ये वर्षा हुई है तो उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में 500 करोड़ की वर्षा हुई है, सर्राफा सेक्टर में 500 करोड़ की वर्षा हुई है, कपड़े, मिठाइयाँ, भांति भांति के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स वगैरह में बाकी वर्षा हुई है। और ये वर्षा मैं नहीं समझता केवल मेरे ही शहर में हुई है। ये वर्षा बिहार के सभी शहरों में हुई होगी और कस्बों में हुई होगी, क्योंकि भारी संख्या में जरूर खरीदार लोग आए होंगे और उन्होंने इस तरह से धन की वर्षा कुछ लोगों के ऊपर की होगी। मैं थोड़ा समझना चाहता था कि आखिर धन वर्षा का स्रोत क्या हो सकता है और किन लोगों के माध्यम से धन वर्षा हुई है। और तभी मेरी नज़र उन आंकड़ों की ओर गई जो बिहार के जातीय सर्वेक्षण से हमें मिले हैं। इन आंकड़ों में आप जानते हैं कि जिन परिवारों की मासिक आमदनी मात्र 6000 रुपये तक है, उन परिवारों की संख्या 34% है। कुल परिवार बिहार में 2.77 लाख के बराबर के करीब बताए जा रहे हैं और इनमें से 34% यानी 94 लाख से ऊपर परिवार गरीब माने गए हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। 6000 रुपये उनकी मासिक आमदनी बताई गई है, यानी मोटा मोटी औसतन 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बताई गई है। और 29 से ज़्यादा यानी 29.61% उन लोगों की आबादी है, उन परिवारों की आबादी बताई गई है जो 6 से 10 हज़ार रुपये तक पाते हैं। मेरा मानना यह है कि गरीब परिवार केवल वही नहीं माने जाएंगे जिनकी आमदनी केवल और केवल 6000 प्रति माह है। वे लोग भी माने जाएंगे जिनकी आबादी, जिन परिवारों के का प्रतिशत में या संख्या में जो 6000 रुपये, 10,000 रुपये, 6000 से लेकर 10,000 रुपये तक के मासिक में आते हैं। अलग बात है कि सरकार जैसा पता चला है वो 6000 मासिक पाने वाले परिवारों
वो ही गरीबी की रेखा के नीचे रख रही है। उसके बाद जब मेरी दृष्टि जाती है तो ये है कि जो 10 से 20 हज़ार जिनकी आमदनी है उनकी संख्या 29.61% है, यानी कुल 81.91 लाख, यानी मोटा मोटी 82 लाख के आसपास परिवार हैं। जिनको 20 से 50 हज़ार मिलता है वो 9.83% परिवार है, यानी 27.20 लाख वो परिवार है। और 50 हज़ार से अधिक जिनकी आमदनी है मासिक, उनकी संख्या 3.90% यानी 10.79 लाख परिवार ऐसे बताए जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण यह भी है कि बहुत सारे लोगों ने अपने आय की जानकारी नहीं दी, और ऐसे लोगों की संख्या 4.47% यानी 12.37 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने आय की कोई जानकारी नहीं दी। अब ये मासिक आय का जो पूरा का पूरा विवरण है यह लोगों से पूछ के ही लिखा गया है। शिक्षक लोग या जो भी प्रगणक गए होंगे वो लोगों से पूछते होंगे आप बताइए, और लोग जो बताते होंगे उसे सत्य मान करके उन्होंने उसमें अंकित कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मासिक आमदनी का जो तखमीना बनाया गया, जो आकलन किया गया है, जो अनुमान लगाया गया है, यह बातचीत के आधार पर है, किसी तथ्य के आधार पर नहीं है, जांच के आधार पर नहीं है। मैं देख रहा हूं इस धनवर्षा के आलोक में कि बिहार में ऐसे लोग जरूर हैं जिनकी आमदनी या जिनकी आय इतनी ज्यादा है वे धनतेरस और तमाम पर्वों में भारी मात्रा में राशि खर्च करते हैं, व्यय करते हैं। कौन है ये लोग? मुझे धूमिल की कविता याद आती है जो 60s में बड़ी मशहूर हुई थी, और जो कविता कहती है कि एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? इस पर मेरे देश की संसद मौन है। जाति सर्वेक्षण का आंकड़ा भी उस तीसरे आदमी के बारे में कोई जानकारी हमें देने की स्थिति में अपने को नहीं पा रही है, क्योंकि जिन्होंने अपने आंकड़े नहीं दिए इनमें दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। कुछ ऐसे गरीब हो सकते हैं जो निपट गरीब होंगे, जिनको दरिद्र की श्रेणी में या अल्ट्रा पुअर कह सकते हैं। कुछ ऐसे फिल्दी रिच होंगे उनको लगता होगा छोड़ो तुमको हम क्या बताएं, उनको लगता होगा इनकम टैक्स वाले ने धमक पड़े। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, और मैं समझता हूँ आप जैसे बहुत सारे लोग जिन मोहल्लों में रहते होंगे, आलीशान कोठियां दिखाई पड़ती हैं। और जब मैं पूछता हूँ कि इसमें रहने वाले लोग कौन हैं, तो उसे पता नहीं चलता कि वे कौन सा काम करते हैं, क्या करते हैं। बहुत सारे सामान्य श्रेणी के भी लोग हैं, दफ्तरों के बाबू हैं, वर्ग 3 की नौकरियों वाले हैं, वर्ग 2 वाले भी एक आध दिखाई ऐसे पड़ते हैं, लेकिन आलीशान कोठियां दिखलाई पड़ रही हैं। और हर शहर में ही नहीं, शहर के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर फ्लैट्स और बड़े पैमाने पर आप देखेंगे ज़मीनों के क्रय विक्रय की सूचनाएं आती रहती हैं। तो रजिस्ट्री ऑफिस से देखा जाना चाहिए, या देखा जाए तो उस यथार्थ का पता चलेगा कि तीसरा आदमी कौन है। और बिहार में कौन है वो तीसरा आदमी जिसके पास आलीशान कोठियां हैं, कई कई फ्लैट्स हैं, कई शहरों में फ्लैट्स हैं, और ज़मीनों की जो कीमतें आसमान छू रही हैं, वो तीसरा आदमी कौन है जो उन ज़मीनों में पैसे लगा रहा है? कौन है वो तीसरा आदमी जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि सर्राफा बाजार में हर धनतेरस में काफ़ी राशि निवेश कर रहा है? जब बैंकों के लॉकर्स में ये बात अगर देखी जाए कि किन के गहने जमा हैं या किन के गहने घरों में जमा हैं, इस बात की जानकारी हमें मिल जाएगी। प्रोफेसर अरुण कुमार जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, जेएनयू में पढ़ाते थे, उनका कहना है कि जो काला धन है वो कैश के रूप में ही नहीं रहता, वो ज़मीनों में रहता है, वो महंगे कारों, गाड़ियों, घोड़ों में रहता है। घोड़े से मेरा आशय है कि जिसको गाड़ी घोड़ा कहते हैं, असली घोड़ा नहीं, मतलब गाड़ी को ही आजकल घोड़ा भी लोग जोड़ देते हैं, गाड़ी घोड़ा। या जो गहने हैं या ज़मीन है या फ्लैट्स हैं या मकान हैं, इसमें लोग निवेश करते हैं काले धन को। तो जो बिहार में जो तथ्य या जो सत्य अनछुआ रह गया इस जाति सर्वेक्षण से, वह पता चलता है धनतेरस के दिन। इतने लोग धनी, जब गरीब बहुत ज़्यादा है तो 34% को मात्र 6,000
मासिक ही आमदनी हो रही है और उसमें 29.81% को जोड़ दें जो 10,000 रुपये तक जो जा रहा है, 29.61% को जोड़ दें जो 10,000 रुपये तक जा रहा है, तो मोटा मोटी लगभग 63% के आसपास लोग 10,000 रुपये से कम पा रहे हैं, लेकिन धनवर्षा भी हो रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को देखना चाहिए कि कौन से लोग हैं, किस बिरादरी के लोग हैं, वो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में भी कहाँ पर आते हैं, उनके आय का क्या स्रोत है जिसके कारण इतनी ज़्यादा धन वर्षा हो रही है। हालांकि जो अर्थशास्त्री हैं वो मानते हैं कि सप्लाई साइड इंटरवेंशन बढ़ता है तो डिमांड साइड बढ़ता है, और जब डिमांड साइड बढ़ता है तो एग्रीगेट तो फिर सप्लाई साइड भी बढ़ता है। तो ये एग्रीगेट डिमांड है जिसने बाज़ारों में रौनक ला दी, और हर वर्ष ऐसे ही रौनक दिखलाई पड़ती है, और हर वर्ष ही नहीं हर पर्व के अवसर पर यह रौनक हमें दिखलाई पड़ती है। फिर भी बिहार में 63% लोग ऐसे हैं जो मात्र 10,000 रुपये मासिक में काम चला रहे हैं। इतनी महंगाई के ज़माने में, जहाँ गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, जहाँ खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, जहाँ कपड़े जूते इतने महंगे हो गए हैं, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी आपको तरसना पड़ता है अस्पतालों में। हम लोग तो बहुत सारे लोगों की पैरवी करते हैं, हम जानते हैं उनकी क्या स्थिति है, वो ज़मीनें बेच करके भी वहाँ पर आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तथ्य की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था कि यह जानना चाहिए कि कौन लोग बिहार के समाज में हैं और उनके आय का स्रोत क्या है। क्योंकि अगर आप किसी भी शहर में निकलें, खास करके पटना शहर में, तो आप देखेंगे कि तो बदल गया है। पुल बन गए, सड़कें बन गई हैं, चक कर रही हैं, गाड़ियाँ बहुतायत में, आप कई इलाकों में तो जा ही नहीं सकते, और शायद बाकी शहरों की भी दशा इसी तरह की होगी। तो धन दिखलाई पड़ता है, धनिक लोग दिखलाई पड़ते हैं, और शहरों में जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसकी सूरत बदल दी है। लोग आते हैं तो कहते हैं पटना शहर तो पहले ऐसा नहीं था, अब तो कमाल हो गया। तो ऐसा तो नहीं कि गोल्ड प्लेटिंग हो रही है, जो एस्टिमेट्स बन रहे हैं उसमें गोल्ड प्लेटिंग हो रही है, काम भी दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग पैदा हो गए हैं जो उसका लाभ उठा रहे हैं। इसलिए जानना चाहिए वर्ग है कौन, वो किस जाति समुदाय में आता है, उसका पेशा वास्तव में क्या है, क्या केवल दलाली करता है या ठेकेदारी करता है या इंजीनियरिंग है, इंजीनियर है, या वो क्या है क्या, तो इस कैसे कमाता है वो, इस बात को जानना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ बिहार में दिखाई देता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट या पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ दिखलाई पड़ता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जिस तरीके से दिखना चाहिए जहाँ जहाँ दिखता है दूसरे शहरों में या दूसरे जगहों पर, उस तरीके से यहाँ दिखलाई नहीं पड़ता। मूलतः पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ है, तो उसी से पैसा मिल रहा है, उसी से ज़मीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं, उसी से फ्लैट्स की कीमतें आसमान छू रही हैं। घर बनाना कठिन हो गया, ईंट और सीमेंट इतना महंगा हो गया है, घर बनाना कठिन हो गया, फिर भी आलीशान कोठियाँ किसकी हैं। सराफा बाज़ार में जो महिलाएं गहना खरीदने जाती हैं, लगातार जा रही हैं, और धनतेरस के दिन भी जा रही हैं। इन घरों की महिलाएं हैं, उनके आय का स्रोत क्या है। यदि इनका पता लगाया जाएगा तो मित्रों वास्तविक अर्थों में पता चलेगा कि धन का जो केंद्रीकरण है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, वो किन हाथों में हो रहा है, और उन हाथों से धन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। यदि धन का संग्रहण ईमानदारी के तरीके से हो रहा हो, जिसमें मुझे शंका है, तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं हो रहा है तो उस लूप होल को बंद करना पड़ेगा, तब बिहार की गरीबी को दूर करने में सुविधा होगी। वरना यदि छेद बने हुए हैं उसमें पानी डालते जाइए, छेद से पानी अंदर चला जाएगा, बहुत कम पानी बचेगा सतह पे। तो इन अनछुए या छूटे हुए प्रसंगों पर मैं ये चर्चा करना चाहता था आपके साथ। आपको यदि ये चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर कीजिए, अपनी टिप्पणी से लाभान्वित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः शुभ दीपावली आप सभी लोगों को, और नमस्कार, धन्यवाद।